दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं यूनिट 4 इकाई 4 का, जिसका नाम है समसामयिकी शैक्षिक चिंतन 2। समसामयिकी शैक्षिक चिंतन के दोस्तों 2 पार्ट थे, उनमें से एक पार्ट हमने देख लिया है यूनिट 3 के रूप में, और जो दूसरा पार्ट है आपका वो यूनिट 4 के रूप में है, जो कि 13 नंबर का है, और यूनिट 3 भी 13 नंबर का था, तो दोनों 26 नंबर के हैं। और दोनों पार्ट दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर के क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में से आने वाले हैं आपके, और सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आप बिना स्किप किए हुए देखते रहें। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फ्रेरे की कौन सी पुस्तक अधिक महत्वपूर्ण व प्रसिद्ध है? तो निर्वासन के दौरान उनके द्वारा लिखी पुस्तक पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र, अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने शिक्षा को ही नहीं अपितु दर्शन, विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति आदि तक को प्रभावित किया। अगला प्रश्न है, फ्रेरे के अनुसार शिक्षित होने का क्या अर्थ है? डीएलएड 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, और इसका राइट आंसर होगा फ्रेरे के अनुसार शिक्षित होने का अर्थ उत्पीड़नकारी व्यवस्था में अपनी जगह बना लेना नहीं, बल्कि मनुष्य बनना है जो न उत्पीड़ित होता है और न ही उत्पीड़न करता है। अगला प्रश्न है, फ्रेरे ने पाठ्यक्रम में किन विषयों को सम्मिलित किया है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेरे के अनुसार सीखने की प्रक्रिया विद्यार्थी के अपने अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में वही वस्तुएं सम्मिलित होनी चाहिए जो वर्तमान में तथा प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हो। उसके अनुसार शांति शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, राजनीति शास्त्र, इतिहास, नीति शास्त्र जैसे विषय पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने चाहिए। अगला प्रश्न है, चेतना का ऊर्ध्वीकरण विवेकीकरण से आपका क्या अर्थ है? अथवा में है किसी प्रक्रिया के द्वारा उत्पीड़न की संरचनाएं उजागर होती है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेरे ने मानुषीकरण की प्रक्रिया के लिए शिक्षा को मुक्तिदायी प्रक्रिया माना है। उनके अनुसार यह भी तभी हो सकता है जब व्यक्ति अपने हालात के बारे में खुद जाने, उसे स्वयं को पहचानना होगा। इस प्रक्रिया को फ्रेरे के द्वारा चेतना का ऊर्ध्वीकरण विवेकीकरण कहा गया है। उसके द्वारा उत्पीड़न की संरचनाएं उजागर हो जाती है। अगला प्रश्न है, मकारेंको के अनुसार पाठ्यक्रम में किन विषयों को सम्मिलित करना जाना चाहिए? तो मकारेंको के अनुसार साहित्य, इतिहास, विज्ञान, गणित, कला, खेल, समाज उपयोगी ज्ञान, व्यवहारिक क्रियाओं तथा तार्किक विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रूसो ने शिक्षण की किन विधियों का उल्लेख किया है? तो शिक्षण की विधियां हैं पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तथा विद्यार्थी की आयु शिक्षण विधियों के चयन का आधार होती है। रूसो ने विद्यार्थी की आयु वर्ग के आधार पर विभिन्न शिक्षण विधियों के सम्मिलित रूप बताए हैं। शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास पर अधिक ध्यान होने के कारण रूसो ऐसी शिक्षण विधियों के उपयोग पर बल देते हैं जो शारीरिक विकास में अधिक उपयोगी हो। इसमें मुख्य रूप से खेल तथा नाटक विधि है। किशोर एवं युवावस्था के छात्रों के लिए अवलोकन, वाद विवाद, खोज, अन्वेषण, प्रयोग, आगमन निगमन तथा समस्या समाधान आदि विधियों का जो रूसो ने बताया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिक्षक एवं शिक्षार्थी के संबंध में रूसो ने क्या मत प्रस्तुत किया है? शिक्षक एवं शिक्षार्थी, रूसो के चिंतन में शिक्षक की भूमिका परंपरागत अवधारणा से बिल्कुल अलग है। रूसो के अनुसार शिक्षक का कार्य विद्यार्थी को प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध करवाना है। बच्चों को आदेश या उपदेश देना शिक्षकों को मना किया गया। विद्यार्थी को विभिन्न क्रियाकलापों में सहयोग करना, समस्या समाधान में मदद करना तथा विद्यार्थी की गतिविधियों पर नज़र रखना शिक्षक की मुख्य भूमिका कही गई है। रूसो का मानना था कि बच्चा प्रकृति की शुद्धतम देन है, इसलिए समाज अपने सामाजिक नियमों के बंधन में विद्यार्थी को न बांधे। विद्यार्थी को उसके स्वाभाविक विकास क्रम में विकसित होने का अवसर मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या रूसो का शैक्षिक चिंतन वर्तमान समय में भी प्रासंगिक एवं उपयोगी माना जा सकता है? स्पष्ट कीजिए। और अथवा में क्वेश्चन अगर बनता है तो रूसो ने शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य माने, क्या वे उद्देश्य वर्तमान में प्रासंगिक हैं? तो ये क्वेश्चन डीएलएड 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, और इसका जो राइट आंसर होगा, रूसो के अनुसार शिक्षा बच्चों में अंतर्निहित क्षमताओं को सरल रूप में विकसित करने वालों बदलते परिवेश के अनुरूप हो।
रूसो ने शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है शारीरिक विकास। बच्चे को शिक्षित करने के लिए उसके शरीर के विभिन्न अंगों का समुचित विकास करना परम आवश्यक है। यदि इस बच्चे के शरीर का विकास ठीक प्रकार से नहीं होगा तो छात्र को शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा होगी। इसलिए प्राचीन काल से आज तक प्राथमिक शिक्षा का प्रथम उद्देश्य शारीरिक शिक्षा रहा है। यही कारण है कि प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों के शारीरिक विकास पर अधिक बल दिया जाता है। नंबर 2 है मानसिक विकास। मानसिक विकास के संदर्भ में रूसो का मत है कि जब शरीर का विकास ठीक से होता है तब हम बच्चों के शरीर की विभिन्न इंद्रियों का उपयोग ज्ञान प्राप्ति करने में कर सकते हैं। यह ज्ञान बच्चों को अपने चारों तरफ के वातावरण से प्राप्त होता है। यह ज्ञान बच्चों में सोचने, रचना करने एवं बाद में निर्णय लेने की क्षमता पैदा करता है। अर्थात लगातार ज्ञान प्राप्ति से मानसिक क्षमता का विकास सोचने के स्तर से समस्या समाधान स्तर तक होता है। नंबर 3 है भावात्मक विकास। रूसो ने कहा है कि जब विद्यार्थी में समुचित शारीरिक एवं मानसिक विकास होगा तब ही बच्चों में भावनात्मक विकास के प्रयास करते चाहिए। भावनात्मक विकास में राष्ट्र प्रेम, करुणा, दया, सहयोग, सहानुभूति एवं शर्म की भावना मुख्य रूप से हो। नंबर 4 पर है सामाजिक एवं राजनीतिक विकास। तो शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास का संगठित रूप सामाजिक एवं राजनीतिक विकास को आधार प्रदान करता है। रूसो राज्य सत्ता में विश्वास रखते थे, इसलिए उनका यह भी मत था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को भी जाने, जिससे वह अन्याय के विरुद्ध लड़ने की क्षमता पैदा कर सके। रूसो के द्वारा शिक्षा पर दिए विचार आज भी प्रासंगिक है। रूसो के समय में बच्चों की शिक्षा प्रकृति के अनुसार होने की बात कही गई है। आधुनिक समय में भी शैक्षिक वातावरण के प्राकृतिक होने पर बल दिया जाता है। छोटे बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान देने की बजाय उनके शारीरिक विकास पर अधिक बल दिया जाता है। शिक्षण सूत्रों का वर्तमान समय में उपयोग भी प्रकृति के नियमानुसार होता है। जैसे सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर सीखने के नियम मानव प्रकृति के अनुरूप हैं। रूसो ने अपने समय में इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति की बात कही है, जिससे वर्तमान में करके सीखना कहा जाता है। रूसो ने विद्यार्थियों को दंड देने का विरोध किया है। वर्तमान कानून भी मानता है कि विद्यार्थी को दंड नहीं देना चाहिए। अर्थात रूसो का शैक्षिक चिंतन वर्तमान समय में भी प्रासंगिक एवं उपयोगी माना जा सकता है। अगला प्रश्न है अनुशासन के संदर्भ में जॉन डीवी की क्या कल्पना थी, वर्णन कीजिए। डीएलएड 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है और अथवा में क्वेश्चन बनता है शिक्षक, शिक्षार्थी एवं अनुशासन के संबंध में जॉन डीवी के विचारों का उल्लेख कीजिए। इसका राइट आंसर बनेगा जॉन डीवी ने शिक्षक को शिक्षार्थी से अधिक महत्व दिया है, क्योंकि उसके अनुसार अधिकांश अनुभव शिक्षार्थी को शिक्षक के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। यह शिक्षक उन परिस्थितियों को उत्पन्न करने में सक्षम होता है जिन परिस्थितियों के माध्यम से शिक्षार्थी ज्ञान प्राप्त करता है। डीवी ने कहा कि शिक्षक ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करने की कोशिश करें जिनमें शिक्षार्थी स्वयं अनुभव करके सीखे, अर्थात वातावरण का निर्माण करना, योजना बनाना, निर्देशन प्राप्त करना व निरीक्षण करना प्रारंभिक स्तर पर शिक्षण के मुख्य कार्य हैं, प्रमुख कार्य हैं। डीवी शिक्षार्थी के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों पहलुओं पर ध्यान देते हुए कहते हैं कि शिक्षार्थी को रटने के स्थान पर अनुभव, प्रयोग एवं अवलोकन द्वारा सीखने का प्रयास करना चाहिए। छात्र वातावरण में उपलब्ध सभी प्रकार का अध्ययन सामग्री से सीखने का प्रयास करें। शिक्षार्थी अनुभव तथा क्रिया में बाधा होने पर शिक्षक से निर्देशन प्राप्त करें। शिक्षार्थी अपने शिक्षकों का सम्मान करें, क्योंकि शिक्षक उनके मार्गदर्शक हैं। अनुशासन को डीवी एक आंतरिक शक्ति कहते हैं। उनका सुझाव है कि शिक्षक इस प्रकार का वातावरण विकसित करे जिससे सभी छात्रों को अपनी अभिव्यक्ति का उचित अवसर प्राप्त हो। डीवी के अनुसार दंड के द्वारा अनुशासन संभव नहीं है, लेकिन बच्चों को उनकी जिज्ञासा अनुरूप ज्ञान प्राप्ति के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, जिससे छात्रों में स्वतः अनुशासन विकसित हो जाए। अगला प्रश्न है विद्यालय समाज का लघु रूप है। डीवी के इस कथन से आपका क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा डीवी के अनुसार विद्यालय लघु समाज है, क्योंकि वह बालक को सामाजिक वातावरण देता है तथा बालक का सामाजिक विकास करने में सहायक होता है। डीवी का मत है कि
विद्यालय वर्तमान जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाला हो, अर्थात वह सामाजिक जीवन का सरलतम रूप प्रस्तुत करे, तब यह तभी संभव है जब बालक स्वतंत्र एवं सहज क्रियाओं के माध्यम से व्यवहार करे, जैसा वह घर पर निसंकोच करता है। विद्यालय का वातावरण जब घर जैसा होगा तभी बालक का स्वाभाविक विकास होगा। वस्तुतः विद्यालयों को समाज का सरल और लघु रूप बनकर बालक के विकास का प्रयत्न करना चाहिए। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इवान इलिच के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य किस प्रकार निर्धारित होने चाहिए एवं उनको प्राप्त करने के लिए कौन सी शिक्षण विधियां होनी चाहिए। DELED 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है और इसके जो अथवा में क्वेश्चन बनता है इवान इलिच के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य लिखना है। DELED 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों आपने देखा कि जैसे हर साल दोस्तों 1-2 साल छोड़ के क्वेश्चन रिपीट होते आए हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर एक बार जरूर से देख लें। उनमें से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देख लें। अभी लेटेस्ट पिछले साल के पेपर्स हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से आप पूरे पेपर्स वहाँ पे देख सकते हैं। इवान इलिच के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। इवान इलिच के अनुसार एक अच्छी शिक्षा के 4 प्रमुख उद्देश्य होने चाहिए। पहला है समाज शिक्षा का उद्देश्य, दूसरा है ज्ञान हस्तांतरण का उद्देश्य, तीसरा है स्वतंत्रता का उद्देश्य, चौथा है संस्कृति के विकास का उद्देश्य। अब पहला देखते हैं समाज शिक्षा का उद्देश्य। तो शिक्षा समाज के प्रति बच्चे को उपलब्ध होनी चाहिए तथा शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था अथवा वैकल्पिक अवधारणा ऐसी हो जिसमें सभी उम्र के बच्चे या व्यक्ति प्रवेश प्राप्त कर सकें, अर्थात शिक्षा समाज के लिए हो। दूसरे नंबर पर है ज्ञान हस्तांतरण का उद्देश्य। ज्ञानी बुद्धिजीवी व्यक्ति एवं संस्था ज्ञान को निजी संपत्ति न बनाकर समाज के अन्य व्यक्तियों एवं छात्रों के साथ साझा करे, जिससे उस ज्ञान व कौशल का अन्य व्यक्ति भी लाभ उठा सकें। नंबर 3 पर है स्वतंत्रता का उद्देश्य। समाज के सभी बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त हो, जिससे वे अपनी समस्याओं और मुद्दों को अच्छे से शिक्षक एवं अन्य व्यक्ति से समक्ष प्रस्तुत कर सकें। नंबर 4 पर है संस्कृति के विकास का उद्देश्य। इलिच सांस्कृतिक विकास के लिए तर्क देते हैं कि हमें मशीनों के विरुद्ध सांस्कृतिक उपकरणों की आवश्यकता है, अर्थात मशीनीकरण समाज पर हावी न हो, समाज का विकास उसकी अपनी संस्कृति के माध्यम से हो। इलिच ने शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर भी जोर दिया है, जैसे पुस्तकालय, अधिगम केंद्र तथा संरक्षण केंद्र आदि। प्रत्येक व्यक्ति अपने सीखे हुए कौशलों को अन्य व्यक्तियों को सिखाने में मदद करे, सहयोगी से भी नए कौशल सीखें, जिससे समाज का सांस्कृतिक विकास होगा। शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी ज्ञान, समाज सेवा तथा स्वस्थ रहने की भावना का भी विकास करें। शिक्षण विधियाँ। तो इलिच ने ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करने के लिए कहा है जो सहज, सरल एवं सरस हो, अर्थात सीखने की क्रिया पूर्णतः व्यवहारिक हो, जिससे बच्चे का पूर्ण प्रतिभाग करने, अवलोकन करने, प्रश्न करने, तर्क वितर्क करने के अवसर प्राप्त हो सकें। अगला प्रश्न, रूसो के अनुसार मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी है, उनकी प्रमुख प्रवृत्तियां स्पष्ट कीजिए। DELED 2016 में आया क्वेश्चन और अथवा में जो क्वेश्चन बनता है रूसो के अनुसार मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी है, इन अवस्थाओं की मुख्य प्रवृत्तियां या विशेषताओं का विवेचना करनी है। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन बनता है रूसो ने पाठ्यक्रम निर्माण में किन किन बातों का ध्यान रखा। तो इसका राइट आंसर होगा रूसो ने बालक के विकास क्रम के आधार पर पाठ्यक्रम में भेद किया। विकास क्रम में आयु को आधार बनाते हुए रूसो ने ज्ञान प्राप्ति की निम्नलिखित अवस्थाएं बताई। ज्ञान प्राप्ति की अवस्थाएं हैं, पहली शेषावस्था जो जन्म से 5 वर्ष की अवस्था तक होती है, दूसरी है बाल्यावस्था जो 5 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था तक, और तीसरी है किशोरावस्था 12 वर्ष से 15 वर्ष की अवस्था तक, चौथी है युवावस्था 15 वर्ष से 20 वर्ष तक। अब पहली देखते हैं यहाँ पे शैशवावस्था, इन्फेंसी। बालक की शिक्षा शिशु अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। वस्तुतः व्यक्ति को जो अनेक अनुभव प्राप्त होते हैं उनसे ही वह शिक्षा ग्रहण करता है। रूसो ने इस अवस्था में निम्न बातों पर बल दिया। अब वो निम्न बातें कौन कौन सी है। पहली बात है इस आयु में शारीरिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि दुर्बलता से ही संपूर्ण दुर्गुण आते हैं।
दूसरा है इस आयु में बालकों की ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों को सक्षम बनाया जाना चाहिए। नंबर 3 है इस आयु में शिक्षक बालकों पर अपनी बात न ला दें तथा उनकी सहज प्रवृत्तियों का विकास भी नैसर्गिक वातावरण में होना चाहिए। नंबर 4 पर है बच्चों को प्रौढ़ व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। नंबर 5 पर है इस आयु में बच्चों को अपने माँ बाप का भरपूर प्यार मिलना चाहिए, क्योंकि प्रेम से ही उनके श्रेष्ठ संस्कार ढाले जा सकते हैं। नंबर 6 पर है रूसो के अनुसार शिशु की शिक्षा निषेधात्मक होनी चाहिए, इसमें कोई आदत नहीं डाली जाए, उसे बुरी आदतों से बचाकर रखना चाहिए। नंबर 7 पर है उसे खेल खेलने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, उसके लिए उससे अच्छे खिलौने देने की आवश्यकता है। नंबर 2 पर है बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड। इस आयु के लिए रूसो ने निम्न सुझाव दिए हैं। पहला है रूसो बालकों को ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर बल देता है। वह कहता है कि दर्शन शास्त्र का पहला पाठ हमें हमारे हाथ, पैर, कान, नाक आदि ही पढ़ाते हैं। यदि पुस्तकों को इसका स्थान दे दिया जाए तो उनका उपयोग नहीं होगा और विवेक विकसित नहीं होगा। ऐसे में हम दूसरे के विवेक का उपयोग करेंगे और हमें दूसरे की बात पर विश्वास कर लेना पड़ेगा। ऐसा करते करते हम आदी हो जाते हैं और कुछ सीखने में समर्थ नहीं रहते या असमर्थ हो जाते हैं। रूसो के अनुसार यदि हम सोचना या चिंतन करना सीखना चाहते हैं तो हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों और अंगों की ही शिक्षा देनी होगी, क्योंकि ये ही बुद्धि के अस्त्र हैं। शरीर को शक्तिशाली बनाने से ही इन अस्त्रों को काम में लाया जा सकता है। स्वस्थ शरीर के माध्यम से ही मानसिक क्रियाएं सरल होती है। रूसो के अनुसार बालक की आँखों को ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त हो कि वह एक बार ही देखकर ऊंचाई, दूरी माप और तोलकर अनुमान लगा सके। विविध गंधों को नाम से, संगीत माध्यम से कानों को और स्वाद द्वारा जीभ को प्रशिक्षित किया जाए। रूसो 12 वर्ष की आयु तक रेखागणित सीखने की बात तो करता है, परंतु साहित्य, इतिहास, भूगोल और अन्य भाषाएं बिल्कुल न सिखाने की राय वह देता है। दूसरी बात है रूसो के अनुसार बालक को आचरण की शिक्षा तब तक न दी जाए जब तक वह नैतिकता तथा आचरण की श्रेष्ठता क्या होती है यह न जान ले। रूसो नैतिकता या आचरण की शिक्षा स्वानुभवों के परिणामों के आधार पर देना चाहता है। यद्यपि प्रत्येक बात स्वानुभव आधार पर सीखना युक्ति संगत नहीं कही जा सकती। तीसरी बात जो है, बालक की शिक्षा विदेशी भाषा में नहीं होनी चाहिए। विदेशी भाषा में शिक्षा देना बालक पर अन्याय करना है। बालक को उसकी मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान की जाए। चौथी बात है, बालकों में सहनशीलता तथा कष्ट सहने की प्रवृत्ति का विकास किया जाना चाहिए। पांचवी बात है, इस आयु में बालक जो भूलें करता है उस पर उसे दंडित न किया जाए। कार्य में भूल करने का ही वह परिणाम भुगतेगा। दंडित करने का अधिकार मनुष्य को नहीं है, प्रकृति ही उसे दंड देगी। अगला है किशोरावस्था। रूसो ने इस आयु के लिए निम्न सुझाव दिए हैं। पहला है 12 से 15 वर्ष का समय बौद्धिक शिक्षा का समय है। इस आयु में बालक कुछ सीखने या विचार करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। इस आयु में बौद्धिक शिक्षण प्रदान करने से पूर्व शिक्षक को यह जान लेना आवश्यक है कि बालक के लिए कौन सा ज्ञान उपयुक्त है। नंबर 2 पर है, रूसो के अनुसार बालक की इस आयु में पुस्तकीय ज्ञान न दिया जाए। यदि उसे कोई पुस्तक पढ़ने के लिए देनी ही है तो डैनियल डीफो द्वारा लिखित रॉबिन्स क्रूसो पुस्तक पढ़ने के लिए दी जाए। बालक को शब्द ज्ञान अथवा पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा स्वानुभव से सीखने का अवसर प्रदान किया जाए। रूसो के अनुसार छात्र को पुस्तकों से चिपका रहने की तुलना में उसे कार्यशाला में काम करने दिया जाए, जिससे बुद्धि के सही विकास के लिए उसका हाथ काम करेंगे। तीसरी बात है जो रूसो के अनुसार किशोर की समझ के अनुकूल उससे प्रश्न करो और उससे सोचने दो। रूसो के अनुसार भूगोल और खगोल विज्ञान मानचित्रों की सहायता से न पढ़ाया जाए, क्योंकि उससे बालकों को पृथ्वी आदि का गलत ज्ञान मिलता है। ये विषय वस्तुतः किशोरों को पर्यटन तथा निरीक्षण के माध्यम से पढ़ाए जाने चाहिए, अर्थात उन्हें पाठ्यक्रम पुस्तकों के माध्यम से बिल्कुल न पढ़ाया जाए। अगला है युवावस्था। इस आयु में रूसो के निम्न विचार हैं। तो पहला विचार है, इस आयु में व्यक्ति के लिए यौन संबंधी शिक्षा अनिवार्य हो जाती है तथा इसी समय व्यक्ति सामाजिक और नैतिक कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त करता है।
दूसरी जो बात है, रूसो केवल व्याख्यान या उपदेशों के माध्यम से सामाजिक बुराइयों व अच्छाइयों की शिक्षा नहीं देना चाहता। वह चाहता है कि युवक स्वयं सामाजिक स्थानों पर जाए और देखे कि उसमें क्या बुराइयां हैं। जब वह समाज के संपर्क में आकर दीन दुखी लोगों को देखेगा तो स्वभावतः उसमें करुणा व दया उत्पन्न होगी। परंतु रूसो कहता है कि युवकों को बार बार नहीं भेजना चाहिए, इससे वह कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी बन सकता है। नंबर तीसरी बात, जो रूसो के अनुसार इस समय युवक को इतिहास का ज्ञान देना आवश्यक है। इतिहास की शिक्षा भी उसके स्वाभाविक ढंग से दी जानी चाहिए कि वर्तमान की दशाओं को देखकर इतिहास के प्रति कोई भ्रम अनुभव न करे। इतिहास के अध्ययन से युवाओं को यह समझाना जाया जाना चाहिए इतिहास के माध्यम से युवकों को यह समझाया जाना चाहिए कि समाज में क्या प्रशंसनीय है और क्या निंदनीय है। चौथी बात है, इस काल में बालक का भावात्मक, नैतिक, धार्मिक विकास आवश्यक है, जिससे वह समाज में सफलतापूर्वक रह सके और समाज सुधार की ओर प्रेरित हो सके। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। जॉन डीवी के शिक्षा के उद्देश्य एवं पाठ्यचर्या की व्याख्या कीजिए। DLED 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है और इसके अथवा में जो क्वेश्चन बन रहा है, जॉन डीवी का दर्शन व्यवहारवादी था, स्पष्ट करते हुए शैक्षिक उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन 2017 में आया है। और अथवा में क्वेश्चन जो बन रहा है, पाठ्यचर्या निर्माण में जॉन डीवी के किन सिद्धांतों की व्याख्या की, तो ये क्वेश्चन भी 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है अथवा में। तो ये देखते हैं इसका आंसर, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का स्वरूप। जॉन डीवी के अनुसार समाज और विद्यालय के बीच एक बड़ी खाई है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि विद्यालयों का स्वरूप समाज के बदलने पर नहीं बदलता है, अर्थात सामाजिक परिवर्तन के बाद भी विद्यालय परंपरागत क्रियाकलापों पर आधारित रहता है। डीवी के अनुसार विद्यालयों को समाज के लघु रूप में विकसित किया जाना चाहिए। विद्यालय विद्यार्थी में सामाजिक गुणों का विकास करें। विद्यालयों का वातावरण पर जैसा हो, विद्यार्थी को वे सभी क्रियाएं करने का मौका दिया जाना चाहिए जिन्हें वे घर में करते हैं, अर्थात विद्यालय एक प्रयोगशाला के रूप में हो जहां विद्यार्थी को अपनी रुचि, इच्छा एवं जिज्ञासा के अनुरूप कार्य करने के अवसर मिले। विद्यार्थी नए नए अनुभव करें तथा सत्य को जानें। इस प्रकार के विद्यालय को डीवी ने प्रगतिशील विद्यालय कहा। जॉन डीवी का शैक्षिक दर्शन बहुत ही व्यवहारिक है। वे बदलते समाज और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में बदलाव की बात करते हैं। शिक्षा के संदर्भ में डीवी का कहना था कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा भावी जीवन के लिए तैयारी नहीं वरन स्वयं जीवन है, अर्थात शिक्षा वर्तमान जीवन को बेहतर बनाने से ज़्यादा जरूरी है। विद्यार्थी की प्रकृति के बारे में डीवी का विचार है कि यह जिज्ञासु, सामाजिक, संरचनात्मक तथा स्वयं को अभिव्यक्त करने वाला होता है। सभी विद्यार्थी अपने आप में अनोखे हैं, अतः वे सब एक तरह से नहीं सीखते। शिक्षक को विद्यार्थी के लिए वातावरण में ऐसे परिवर्तन करने चाहिए जो कि शिक्षार्थी के विकास में मददगार हो। शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है। मनुष्य में विभिन्न प्रकार के विकास की क्षमता होती है। परंपरागत विद्यालय छात्रों के व्यक्तिगत भेद को पहचानने में असमर्थ है। डीवी का मानना था कि शिक्षा के दो भाग होते हैं, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। मनोवैज्ञानिक पक्ष में बालक की मूल प्रवृत्तियों, क्षमताओं और प्रेरणाओं आदि पर ध्यान दिया जाता है। प्रत्येक बालक को उसकी योग्यता के अनुसार विकास का काम करने का मौका मिलता है। और सामाजिक शिक्षा में बालक को सामाजिक वातावरण में समायोजित होने के लिए सामाजिक कार्यों में प्रतिभागी होने पर ध्यान दिया जाता है। डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य तो निम्न हैं। तो पहला उद्देश्य समायोजन का सिद्धांत। समायोजन का सिद्धांत मनुष्य अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए बचपन से ही बदलते वातावरण में समायोजित होने के तरीके सीखता है ताकि भविष्य के लिए अपने अस्तित्व को सुरक्षित कर सके। नंबर 2 पर है सामाजिकता का विकास करना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः यह नितांत आवश्यक है कि वह अपने समाज को समझे, उसके नियमों को जाने, जिससे समाज के लोगों के साथ साथ अपना एक अच्छा संबंध विकसित कर सके। नंबर 3 पर है आर्थिक कुशलता का विकास। डीवी के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन यापन हेतु श्रम करना चाहिए, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता का बोध पैदा हो और व्यक्ति के जीवन में सुख हो।
नंबर 4 पर है नैतिकता का विकास करना। तो नैतिकता से तात्पर्य विद्यार्थी को अपनी उन इच्छाओं पर नियंत्रण सिखाने से है जिनको संतुष्ट करने पर दूसरे बच्चे या व्यक्ति के स्वाभाविक विकास में बाधा न पड़े। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा के माध्यम से बच्चों में शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक विकास के साथ साथ नागरिकता का भी विकास करना जरूरी है। जॉन डेवी के अनुसार पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत। जॉन डेवी परंपरागत पाठ्यचर्या के विरोधी थे। उनके अनुसार बदलते सामाजिक आर्थिक वातावरण के अनुसार पाठ्यचर्या में बदलाव होना चाहिए। डेवी ने पाठ्यचर्या के निर्माण के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों को अपनाया। सिद्धांत की बात करते हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो लचीलेपन का सिद्धांत है पहला। तो इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यचर्या बच्चे की आवश्यकता व सामाजिक वातावरण के अनुसार लचीली होनी चाहिए, अर्थात एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम हमेशा के लिए रचित नहीं हो सकता, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के साथ ही व्यक्ति या समाज का आवश्यकता भी बदल जाती है। नंबर 2 पर है अनुभव का सिद्धांत। तो पाठ्यचर्या इस प्रकार की हो जिसमें ज्ञान का अर्जन अनुभव पर आधारित हो। पाठ्यचर्या में बच्चे स्वयं करके सीखें, जिससे रटने की प्रवृत्ति कम होगी व छात्रों में समझ बढ़ेगी। नंबर 3 पर है वास्तविक जीवन के क्रियाकलापों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों की पाठ्यचर्या में शामिल अध्ययन सामग्री का संबंध विद्यार्थी के वास्तविक जीवन से होना चाहिए। इससे सीखने की क्रिया भी स्वाभाविक होगी। इस प्रकार प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। उपयोगिता का सिद्धांत। डीवी के अनुसार पाठ्यचर्या में ऐसी विषय वस्तु दी जाए जिसके द्वारा ज्ञान का उपयोग जीवन यापन में किया जाए, अर्थात पाठ्यचर्या से प्राप्त ज्ञान भविष्य में रोटी, कपड़ा, घर, परिवार एवं व्यापार से संबंधित समस्याओं के समाधान में सहायक हो। नंबर 5 पर है ज्ञान इकाई का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यचर्या में ज्ञान के पूर्ण इकाई के रूप में प्रस्तुत करने की बात कही गई है, न कि खंडों में विभाजित करके अलग विषयों के रूप में प्रस्तुत करना। डीवी का मानना था कि ज्ञान के खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। उन्होंने यहाँ तक कहा कि नैतिक व धार्मिक शिक्षा भी अलग विषयों के रूप में न पढ़ाई जाए। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है शिक्षा जगत में डीवी की क्या देन है। शिक्षा जगत में डीवी की क्या देन है, मूल्यांकन कीजिए। तो शिक्षा जगत को डीवी की देन। जॉन डीवी अपने युग का महान विचारक एवं शिक्षा शास्त्री था। शिक्षा जगत पर उसकी अमिट छाप है। आदर्शवादी इस दुनिया से परे किसी और दुनिया की बात करते थे और प्रकृतिवादी प्रकृति पर सारा उत्तरदायित्व मढ़ते थे। डीवी ने मनुष्य को कर्तृत्व शक्ति का घोष किया, प्रतिष्ठित किया। उसने व्यक्ति स्वातंत्र्य और समाज कल्याण को सर्वोपरि बताया। सामाजिक अनुशासन के रूप में अपने अनुशासन की एक नई संकल्पना शिक्षा जगत के सम्मुख प्रस्तुत करी। उसने शिक्षा केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया, समय तालिका, विषय और पाठ्यक्रम के संबंध के से बालकों को मुक्त किया। उसने शिक्षा जगत के सम्मुख प्रजातंत्रीय, समाजोन्मुखी, प्रगतिशील तथा जीवन अनुभव का आधारित प्रायोगिक शिक्षा का कल्पना प्रस्तुत करी, जिसकी समूचे विश्व में स्वागत हुआ। आगे है डीवी ने विद्यालय को समाज का लघु रूप माना और सामाजिक कुशलता पर बल दिया। उसने वर्तमान को भविष्य से अधिक महत्वपूर्ण बताया। उसने प्रजातंत्र, स्वतंत्रता, सहयोग, अनुशासनात्मक आदि पर प्रखरता के साथ अपने विचार प्रकट किए तथा रूढ़िग्रस्त मूल्यों का उसने बहिष्कार किया। डीवी ने व्यक्ति और समाज दोनों को महत्व दिया। डीवी के अनुसार व्यक्ति सामाजिक अवश्य है, परंतु व्यक्ति के रूप में उसका अलग अस्तित्व है। उसने विचार व्यक्त किया कि बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विद्यालय का पाठ्यक्रम निर्मित किया जाना चाहिए तथा वह अत्यंत लचीला होना चाहिए। डीवी के विचारों का भारत में काफ़ी प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी ने क्रिया केंद्रित शिक्षा को आधार बताकर बेसिक शिक्षा योजना तैयार करी। कोठारी आयोग ने भी कार्यानुभव और समाज सेवा को महत्वपूर्ण स्थान दिया तथा 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा पर बहुत बल दिया गया। अगला है डीवी के अनुसार अमेरिकी शिक्षा को जितना प्रभावित किया गया उतना अन्य किसी शिक्षा को नहीं। डीवी की विचारधारा का केंद्र मानव है। उसने अपनी दर्शन का संबंध उन सामाजिक समस्याओं से जोड़ा जिनका जन्म
विज्ञान, व्यवसाय और प्रजातंत्र के पारस्परिक संघर्ष के फलस्वरूप होता है। डीवी ने अनेक महान ग्रंथों की रचना करी जिनको विश्व में अत्यंत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। वे नवीन शिक्षा पद्धति के अप्रतिम प्रेरणता हैं। तो ये थे दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ से आपके सारे प्रश्न जो है बनने वाले हैं, तो आप इनको अच्छे से देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारे चैनल पर BSTC से रिलेटेड हर प्रकार की जो अपडेट है वो सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।